गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 में भूगोल का छठा अध्याय पढ़ेंगे, मानव अधिवास। इसमें हम ग्रामीण अधिवास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सघन या गुच्छित अधिवास क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं आज हम पढ़ेंगे। अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे एवं बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। सभी आवास पास पास बने होते हैं। सभी आवास एक स्थान पर संकेंद्रित होते हैं एवं बाहरी आक्रमणों का मिलकर मुकाबला करते हैं। सामाजिक प्रगढ़ता होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। इनमें आवासों की संख्या 40 से 50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है। इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से 1000 या अधिक हो सकती है। सघन अधिवासों का वितरण। इस प्रकार के अधिवास नदियों के उपजाऊ मैदानों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सघन ग्रामीण अधिवास गंगा सतलज के मैदान, मालवा के पठार, विंध्य पठार, नर्मदा घाटी और राजस्थान के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। परकीर्ण या एकाकी अधिवास। ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं, इसलिए आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। विशेषताएं: आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, व्यक्ति एकाकी रूप से रहते हैं, व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन से आदी होते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है, कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है। वितरण: उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश, एशिया के स्टेपी मैदान, गंगा के खादर क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र व तराई या भाबर क्षेत्र, मध्य दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपास, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा दक्षिणी अफ्रीका के बेल्डस प्रदेश, दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में तथा मरुस्थलीय प्रदेश में परकीर्ण अधिवास प्रमुखता से पाए जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे पूरे पैरे को। अब है मिश्रित अधिवास। इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। यह सघन व परकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है, जो सामान्यतः किसी परिवार या जनसंख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं, जैसे सांगोन कोटा तहसील का खुर्द गांव। अब है पल्ली या पुराना अधिवास। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसलिए उन सब का नाम एक ही रहता है। बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। वितरण: पर्वतीय क्षेत्रों की निचली घाटियों तथा खनन वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास दृष्टिगोचर होते हैं। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को प्राकृतिक कारक नदियाँ, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, परिवहन मार्ग एवं धार्मिक स्थल आदि निर्धारित करते हैं। आकृति के आकार पर ग्रामीण अधिवासों को निम्नलिखित प्रतिरूप निर्धारित किए गए हैं। पहला है रेखीय प्रतिरूप। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी में या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है, तब रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवास का निर्माण होता है। इस प्रतिरूप में आवास पास पास एवं पंक्तिबंद होते हैं, जैसे गंगा यमुना के मैदान एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जयपुर जिले के
बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। इन्हें पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख व अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। अब है तीर प्रतिरूप। किसी अंतरीप के शीर्ष पर नदी के विसर्प के सहारे या दो आब के बीच विकसित अधिवास का प्रतिरूप प्राय तीरनुमा होता है। ऐसे स्थान पर अग्रभाग में अधिवास के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती या नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती है, जिससे अधिवास का विकास पृष्ठभाग की तरफ होता है, जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा के चिल्का झील तट पर बने अधिवास। अब है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। जब नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं हैं, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसे संगम स्थलों पर अधिवास को विकसित होने के लिए दोनों नदियों, नहरों या सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर ही भूमि पर ही अधिवास विकसित होता है। भारत में हरियाणा और पंजाब में ऐसे अधिवास मिलते हैं। आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप, इसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।